पंत हॉस्पिटल के कर्मचारियों व आम जनता के लिए SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम PO 1989 पर कार्यशाला व जागरूकता विचार गोष्ठी का आयोजन SC/ST OBC व माइनॉरिटी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा CTVS सेमिनार हॉल GV पंत हॉस्पिटल के एकेडमिक ब्लॉक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद, पूर्व विधायक बीना आनंद, संगीता भसीन पंत हॉस्पिटल, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट, पूर्व पार्षद कृष्ण मुरारी जाटव, रोशन लाल सागर पार्षद, ज्ञानचंद गौतम, पूर्व पार्षद राकेश कुमार, नासखेर आनंद कुमार, डॉक्टर कंचन लता आदि इसमें सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व मोमबत्ती जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आए हुए अतिथियों ने SC/ST अत्याचार निवारण विषय पर अपने विचार रखे। एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा, महासचिव मुकेश कुमार, चेयरमैन हर नारायण द्वारा अतिथियों का सम्मान स्वरूप पटका पहनाकर फूल बुके देकर स्वागत किया गया। साथ ही मंच का संचालन भरतवीर सिंह द्वारा किया गया। आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज GV पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली से। तो मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथी और सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत खुशी का दिन है कि आज आपकी एसोसिएशन यहाँ पर अपना कार्यक्रम मना रही है, आयोजित कर रही है। और जी, इसमें जो विशेष जिस बात पर चर्चा होनी है वो है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इस पे चर्चा होगी। साथियों, ये जो एक्ट बनाया गया है, वैसे इस एक्ट के बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 1955 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। अगर उसे ईमानदारी से लागू किया जाता तो इस देश में लोगों को वाकई में सम्मान मिलता, उनके हक नहीं मारे जाते। लेकिन इस देश में बड़ी अजीब परंपरा है कि कानून तो बनाए जाते हैं, लागू नहीं किए जाते। उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि कानून को लागू करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसी पुरानी मानसिकता से पीड़ित हैं और वो किसी भी हालत में देश में सभी लोगों को समान रूप से मौका मिले, सम्मान मिले, उनका हक उन्हें मिले, ये कहीं उनके मन में आता नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों है, मतलब जैसा मैंने देखा है जीवन में लोगों को, कि मैं अपने दुख से इतना दुखी नहीं हूं जितना दूसरे के सुख से मैं दुखी हूं। ये बड़ी अजीब मानसिकता है। और जब उस कानून के तहत सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1955 में, तब बना दिया गया था। अगर वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होता तो इस कानून की जरूरत नहीं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, आज भी नहीं किया जा रहा है। तब संसद को यह कानून बनाने की जरूरत पड़ी। और यह कानून इतना अच्छा कानून है कि ईमानदारी से अगर लागू कर दिया जाए तो शेड्यूल कास्ट पर, शेड्यूल ट्राइब्स पर किसी भी तरह की एट्रोसिटीज जो हो रही हैं वो बंद हो जाए। लेकिन कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी संस्था में, और बहुत नहीं, आप अपने ही यहां देखिए, आप हॉस्पिटल में हैं, आप लोग अपने यहां हॉस्पिटल में खुद महसूस करते होंगे कि जाति के नाम पर किस तरह से भेदभाव किया जाता है। और जो आपके इस हॉस्पिटल में जिनकी जिम्मेदारी है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी भी स्तर पर किसी भी तरह से ना हो, खुद वो भी भेदभाव बढ़ाने के, भेदभाव करने के जिम्मेदार होते हैं। अगर आप देखो तो मतलब ऐसा शायद ही कोई
क्षेत्र होगा जहां पर जाति के नाम से अत्याचार नहीं हो रहे हो। जैसे एक बहुत छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूं। आजकल सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है, हर जगह संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रख रही है, ठेके पर रख रही है। आपके हॉस्पिटल में भी मैं समझता हूं नीचे का लगभग सारा स्टाफ ही ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर हो गया है। उसमें भी अगर इस कानून को माने तो किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उसमें भी SC ST के लोगों को पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन इस SC ST एक्ट को ही नहीं, इस पूरी SC ST जो समाज है इसी को पूरी तरह दफन कर दिया जाए, उसी पर सारा काम हो रहा है, उसमें भी उनको मौका नहीं मिलता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? स्वाभाविक है कि जो जिस भी इंस्टीट्यूशन में है उसके जो हेड हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि भेदभाव कहीं ना हो, ईमानदारी से एक इंसान के नाते हर किसी को सम्मान मिले। ये कानून यही कहता है, और ये कानून यहां तक कहता है कि अगर कोई अधिकारी या कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन किसी भी स्तर पर भेदभाव करता है, वो किसी भी जगह का अधिकारी हो, चाहे पुलिस का अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे आपके हॉस्पिटल्स में हो, कहीं भी हो, अगर भेदभाव करता है जाति के नाम पर, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन होती है क्या? इस एक्ट के तहत जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं, बहुत साफ इस एक्ट में लिखा है कि अगर ओरली भी कहीं पता लग जाए या आपके पास में इंफॉर्मेशन हो पुलिस के पास में कि जाति के नाम पर कोई अपराध किया है किसी ने, तो उसकी जिम्मेदारी है कि तुरंत FIR रजिस्टर करेगा, और FIR रजिस्टर होने के बाद ACP लेवल का व्यक्ति, स्टेट में DCP जो बोलते हैं, उस लेवल का व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करेगा, और जैसे ही जिसके खिलाफ FIR होगी उसको अरेस्ट किया जाएगा। 60 दिन तक, 60 दिन के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर चार्जशीट फाइल होगी। और एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है SC ST एक्ट में। अगर कोई FIR होती है तो एंटीसिपेटरी बेल है कि इसको मिले, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। बावजूद उसके पुलिस वाले पहले कहते हैं कि इंक्वायरी करेंगे, जबकि एक्ट में नहीं है कि आपको इंक्वायरी करनी है, आपको केस रजिस्टर करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, और प्रोटेक्ट करना है विक्टिम को पूरी तरह से, किसी भी तरह की उसको कोई दिक्कत ना हो। और बाकायदा जो रूल्स बने हैं SC ST के एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ने रूल बनाए, उसमें किस तरह का अपराध है उसको कैटेगराइज किया गया है, और किस कैटेगरी का है तो उसमें कितना कंपनसेशन मिलेगा, कम मिलेगा, क्या मिलेगा, वो 85,000 से लेके और 8,25,000 तक का कंपनसेशन है। बाकी प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो भी सब उसको कंपनसेट किया जाएगा। इतना वास्ट वो है। बाकायदा गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाएगी, सालाना रिपोर्ट भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जीरो है, जिसका नतीजा है कि इस एक्ट में कन्विक्शन भी जीरो है। कोई कन्विक्शन कहीं से कहीं तक नहीं होती है, सब एक दूसरे को बचाते हैं। सो इस एक्ट के होने और ना होने का कोई मतलब नहीं। मैं अपने अनुभव से जो इसीलिए बार बार कहता हूं कि इस देश में अगले 100 साल तक भी आपको कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं, बस ईमानदारी से उन कानूनों को लागू करने की जरूरत नहीं है। और अफसोस कि जो बैठे हैं सरकार में टॉप लेवल से लोग, अगर मैं सीधा कहूं तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर निचले स्तर तक जितने भी लोग बैठे हैं, एक नंबर के भ्रष्ट और जातिवादी धार्मिक मानसिकता से दूषित लोग हैं, जो इस तरह के कानून को या किसी भी कानून को इंप्लीमेंट नहीं करते, इसलिए सजा नहीं हो। ये किसी को सताने के लिए नहीं है। अगर लोग इंसान के साथ इंसान की तरह व्यवहार ही करें तो इन कानूनों की जरूरत ही क्या है। लेकिन आप जाति के नाम पर भेदभाव करेंगे, और भेदभाव भी इतना करेंगे, कदम नफरत आपके मन में है कि कहीं भी किसी रास्ते में आप, मतलब उनके रास्ते में इतने रोड़े अटकाएंगे कि कहीं वो आगे ना पाए। किसी को प्रमोशन नहीं आप मिलने देंगे, आप किसी को अगर रिक्रूटमेंट होनी है तो वहां नहीं होने देंगे आप,
अब इससे ज्यादा क्या होगा कि अगर ठेके पे लोग लिए जा रहे हैं, वहां भी अगर आप ईमानदारी से इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो और इससे ज्यादा दिक्कत कहां होगी। ये सब कुछ चीजें हो रही हैं। सो मेरा मानना यह है कि इसके लिए सरकार ईमानदारी से काम करे, इसकी उम्मीद करना बेकार है। मैं ये मानता हूं कि हम लोग अगर ईमानदारी से इस कानून को पढ़ लें और बहुत मजबूती के साथ इसकी लीगल फाइट हम अगर करें, तो वो बहुत बेहतर होगा, तभी इसके तहत हमें कुछ न्याय मिल पाएगा। एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूं। जब कंप्लेंट होती है तो बाकायदा आपके साथ जो भेदभाव होता है, कई बार लोग ब्लंटली वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, गाली देते हैं। हम जब कंप्लेंट कराते हैं तो वो शब्द नहीं लिखते हैं, हम कहते हैं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल लिखने की जरूरत नहीं है, वही शब्द लिखो जो आपको इस्तेमाल किए गए हैं। जो भी कहा जा रहा है वो लिखिए आप, तब होगी कन्विक्शन। जब तक वो नहीं लिखते, आप ये भाषा लिखते रहिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, ये तो राजनीतिक भाषा है। अपराध किससे होगा? जो पर्टिकुलर भाषा बोली गई है वो लिखवाना जरूरी है। और दूसरा यह कि जो व्यक्ति आपके प्रति ये व्यवहार कर रहा है वो आपको जानता हो कि आप एससी या एसटी कम्युनिटी के हैं, तभी अपराध होगा, वो जानता हो। तो ये सारी चीजों के लिए जैसे आपकी एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन को और मजबूत बनाइए और बाकायदा इस तरह से नहीं जैसा अब ये हो रहा है तो फंक्शन हो रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स के जो लोग हैं उनके साथ में बैठ के आप लोग बात कीजिए, उनको समझिए कि सेक्शन वाइज ये सारी चीजें हैं क्या, इसके अंतर्गत कौन से अपराध आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो सारी चीजें आप अगर समझेंगे और इस तरह की जो है बाकायदा डिबेट्स होंगे, सेमिनार्स होंगे, तब आपको वो सारी चीजें पता लग जाएंगी कि अपराध एक्चुअल में क्या है, कैसे होता है, क्या हमें चीजों का ध्यान रखना है। और तभी आप उनको, जिसने भी अपराध किया है, आप उसको सजा दिला पाएंगे। इसमें बहुत बड़ा कारण यह है क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि किस तरह से ये चीजें होती हैं, तो इसलिए हम जो भी मन में आया वो भाषा लिख देते हैं और उससे अपराधी बच जाता है और पुलिस बचाने की कोशिश करती है लगातार। सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा कई जजमेंट हैं इस पे, बावजूद उसके कुछ नहीं होता है, कुछ भी। तो इसलिए हमें इन सारी चीजों का ध्यान रख के इस कानून को अगर इंप्लीमेंट कराना है तो मैं इसमें समाज की जिम्मेदारी ज्यादा समझता हूं, बजाय अथॉरिटीज के। वो कभी नहीं काम करेंगे। मतलब इतना समय मुझे हो गया देखते देखते, सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो बुरा हाल इस तरह से है, या कहीं भी किसी भी संगठन के जो भी लोग हों, वो इस एक्ट को जो है इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। रोज हम यही सारी चीजें देखते हैं, लेकिन हम करवा सकते हैं अगर हम जानते हो तो। वो जानना जरूरी है। और कोई भी अधिकारी बच नहीं सकता है इस एक्ट के तहत अगर सही तरीके से कंप्लेंट की गई और उसको फाइट किया गया, कोई भी अधिकारी। बस वो जानना हमें जरूरी है। लेकिन मैं इससे अलग हटके साथियों आज एक बात कह रहा हूं, ये एक्ट ही नहीं, इस एक्ट की तो आप भूल ही जाइए। आज की तारीख में आपका अस्तित्व ही खतरे में है, समाज का अस्तित्व ही खतरे में है। जिस बुरी स्थिति में देश पहुंच गया है, यह पहुंचा दिया गया है, यह लगातार पहुंचाया जा रहा है। आपके नहीं, इस देश के 120 करोड़ लोगों के संवैधानिक, मौलिक और मानवीय अधिकारों को छीनने की पूरी लगातार साजिश चल रही है। अभी जो 3 कानूनों में इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो संशोधन किया, और 3 मेन कानून है क्रिमिनल लॉ के, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी, तीनों को बदल दिया गया। अब उसके बाद में यह देश 1 जुलाई से उसे लागू करने की बात सरकार कर रही है। यह देश पूरी तरह से पुलिस राज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जरा भी कुछ बोलिए सरकार के खिलाफ, बंद कर देंगे उठा के, आप पड़े रहिए जेल में। जैसे आप ईडी का देखें, कौन सा ऐसा कानून है, लेकिन ईडी जिसको पकड़ लिया पड़े रहते हैं सालों साल जेल में। यूएपी में और अभी ये भी तीनों कानून आ गए, किसी को भी उठाकर अरेस्ट कर लिया जाएगा।
यानी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको उठाकर अरेस्ट कर लिया जाएगा, बहुत मोटा जुर्माना लगा दिया जाए। तो पूरी तरह से पुलिस राज में ये कन्वर्ट होने जा रहा है। अगर ये सरकार, मोदी सरकार दोबारा आती है तो, नहीं आती है तो ये सब बदल जाएगा, लागू ही नहीं होगा। पर अगर ये आती है तो ये पुलिस राज में तब्दील हो जाएगा पूरा का पूरा देश। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। आप हम लोगों को देख रहे होंगे, लगातार हम लड़ रहे हैं और ईवीएम मशीन के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, जिससे आपके सबके अधिकार छीने जा रहे हैं। आप सब तो बहुत से लोग साइंस के हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ सब लोग बैठे हैं। आप में से एक आदमी नहीं बता सकता कि ईवीएम कैसे काम करती है। एक आदमी, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है, क्या उसकी टेक्निक है। बावजूद उसके हम लोग अंधों की तरह वोट दिए चले जा रहे हैं। और जब हम सवाल उठा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन घर घर लेके घूम रहा है ईवीएम मशीन के, देखो ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। मतलब उसे इतना प्यार है जिसके, और जिस मशीन को बना कौन रहा है? बीजेपी बना रही। कैसे? कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम और वीवीपैट मशीन बनाती है उसमें बीजेपी के 4 पदाधिकारी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जिसका पूरा कंट्रोल है। तो मशीन वो बनाएंगे, इलेक्शन वो कराएंगे, तो जीत के कौन आएगा? सो इस सबकी वजह से आपका अस्तित्व ही खतरे में है, इस देश के लोगों का अस्तित्व खतरे में है और देश को गुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है। तो इस कानून की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, जितनी हो सके जानकारी हासिल कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है, हम लोग हैं और बहुत से साथी हैं, बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करा सकते हैं, उसके लिए आपके साथ हैं। वैसे भी मैं इस संस्था का लीगल एडवाइजर हूं, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो आप कभी भी मेरा सदुपयोग कर सकते हैं, इसी के लिए मैं हूं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीजों की भी जानकारी रखिए, बाकी चीजों पर भी रिएक्ट कीजिए, और जो लोग देश को गुलामी की तरफ जो ढकेलने की कार्रवाई हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं, उनका भी साथ दीजिए। आपसे बेहतर सेवा का मूल कोई नहीं जान सकता। आप सेवा करते हैं, आदरणीय जो मेरे से पहले बोल के गए उन्होंने बताया, वाकई में आप बहुत सेवा करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो जो मैं महसूस कर पा रहा हूं, आप देखिए आने वाली नस्लें वो तक तबाह हो जाएंगी। जो लोग बैठे हैं, चोटी पर बैठे हैं, या जो उसी मानसिकता के लोग हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इसको महसूस कर रहे हैं। सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। मतलब सरकार एक्सेप्ट कर रही है कि हमने इतनी बड़ी संख्या में इस देश में भिखारी पैदा कर दिए हैं कि 5 किलो अनाज पर। एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, उसके बाद अपनी बात बंद करूंगा। कि देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 3-4 सालों में जितना अनाज बांटा होगा, जिसका ढोल पीटा है, उससे कहीं ज्यादा पैसा उस प्रधानमंत्री ने अपने प्रचार पर खर्च कर दिया है। प्रचार पर जितना किसानों को नहीं दिया, जितना मजदूरों को नहीं दिया, जितना गरीबों को नहीं दिया, उससे कहीं ज्यादा पैसा अपने प्रचार पर खर्च कर दिया है। उसी सुरक्षा में है वो। तो आप देखो, देश में एक ही फोटो नजर आएगा आपको, कहीं चले जाओ, किधर आपकी निगाह घूम जाए, एक ही फोटो नजर आएगा, है नहीं है? और आप मेडिकल के लोग हैं, क्या हाल अस्पतालों का किया जा रहा है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैं उस विषय में क्या बताऊं। तो स्थिति गंभीर है। आप लोग ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसको बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश कीजिए। कानून बहुत अच्छा है, इंप्लीमेंट कैसे होना चाहिए, इसके लिए मैं समझता हूं सेमिनार टाइप में हम लोग बैठ के बात करेंगे, तो आपको और डिटेल में सारी चीजें बताएंगे, समझाएंगे, ताकि आप इसका लाभ ले सकें। और जो अधिकारी अपनी तानाशाही जाति के नाम पर चला रहे हैं या जाति के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभी को जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।